हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो अगर आप लोग कोई चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको क्लैट के इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा तो आप सही जगह पे आए हैं। मालवी एकेडमी आपको एक सुइटेबल इंग्लिश प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा जो सेशन कंटिन्यूअस था वो 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का, और आज हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहा क्वेश्चन, ठीक है, और क्या पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है। जैसे कि 2022 का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो थोड़ा सा लेंदी पैसेज था, क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। 2023 का हम लोग पैसेज देखें तो लेंदी पैसेज नहीं था, ठीक है। पैसेज वो बहुत मिनिमल पैसेज था बट क्वेश्चन वाज टफ। एंड 2024 का तो बात ही नहीं करना है, वो तो सबसे इजीएस्ट पैसेज था, एकदम पानी के जैसा, ठीक है। तो चलो, तो पहला हमारा रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो इजी है। 6 रीडिंग कंप्रीहेंशन इसमें होगा और 4 जो है वो इजी है, ठीक है, इजी, एंड 2 थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। चलो, तो पहला कंप्रीहेंशन हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावरफुल रियल लाइफ स्किल। ओवर द सेंचुरीज impressive speeches made by people from various walks of life have helped to change hearts, minds and shape the world as we see it today. Speeches that are delivered with intense emotion and conviction can infuse compassion and forgiveness, elevate levels of hatred and destruction, break or unite nation, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बरसों से जो बड़े बड़े नेता है, पॉलिटिकल लीडर है या फिर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो जैसे स्पीच देते हैं, वो स्पीच क्या होता है हमारे में इनकलकेट हो जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि सूरज सर आप लोगों को जब पढ़ाते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन करते हैं ना, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन जो है वो इनकलकेट हो जाता है कि अच्छा हमको BHU चाहिए, अच्छा हमको DU चाहिए, अच्छा हमको JNU चाहिए। तो वो जो आपके अंदर जो चेंज होता है हार्ट एंड माइंड का, जो कंपैशन जो आपके अंदर बिल्डअप होता है, वो पहले पैराग्राफ में बोला गया, ठीक है। तो ऑन October 5 in 1877 in the mountains of Montana territory, ओके, हम लोग जब भी कोई कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं तो फैक्चुअल डेटा हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। बट क्लैट में ऐसा नहीं होता है। क्लैट में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि जो स्पीच है वो कब दिया गया था। नो, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। स्पीच आपको नहीं पूछा जाएगा कब दिया गया है, कहाँ दिया गया है, आपको उसके अंडरलाइन कॉज के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मॉडल, व्यक्ति क्या बताना चाहते हैं, ऑथर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको फैक्चुअल डेटा से ज़्यादा आपको पूरा पैसेज का इनर मीनिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। व्हेन चीफ जोसेफ सरेंडर टू जनरल नेल्सन ए माइल्स द फॉर्मर गेव अ सरेंडर स्पीच, ठीक है। सरेंडर स्पीच दिया था इन्होंने। सरेंडर स्पीच क्या होता है? जब हम खुद को किसी के समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, समर्पित नहीं बोलेंगे, सरेंडर कर देते हैं, तो वो सरेंडर वाला स्पीच की सरेंडर होने के बाद उनका क्या फीलिंग था वो स्पीच उन्होंने दिया था, ठीक है, ठीक है। फिर द स्पीच इंक्लूडेड दिस वर्ड्स, it is cold and we have no blankets, the little children are freezing to death, I want time to look for my children and see how many of them I can find, maybe I shall find them among the dead, hear me my chips, I am tired, my heart is sick and sad, from where the sun now stands I will fight no more forever, ठीक है। मतलब ये बताना चाहता है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब जो जगह है, जो सिचुएशन है, इट्स वेरी कोल्ड एंड वी हैव नो ब्लैंकेट्स, और हमारे पास कोई ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है। द लिटिल चिल्ड्रन आर फ्रीजिंग टू डेथ, तो जो बच्चे हैं वो फ्रीज हो रहे हैं, ठीक है, फ्रीजिंग टू डेथ, ठीक है। आई वॉन्ट टाइम टू लुक फॉर माई चिल्ड्रन एंड सी हाउ मेनी ऑफ देम आई कैन फाइंड, मे बी आई शैल फाइंड देम अमॉन्ग द डेड। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि वो सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर करने के बाद उनके अंदर क्या फीलिंग है उन आसपास के बच्चों के प्रति, कि वो एक बार देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन किनको ढूंढ पाएंगे, ये सब कुछ इधर बताया गया, ठीक है। द हार्ट रेंचिंग स्पीच, हार्ट रेंचिंग मतलब दिल दहलाने वाला स्पीच, ठीक है। बेयर द ग्रीफ एंड मिजरी ऑफ द स्पीकर, जो उन्होंने स्पीच दिया वो उनके अंदर जो दुख है, जो मिजरी है, वो ये दर्शाता है, ठीक है, ये जो स्पीच है। फिर एंड दोज सब्जेक्टेड टू ओवरवेलमिंग हार्डशिप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, द स्पीच वी शैल फाइट ऑन द बीचेस डिलीवर्ड बाय विंस्टन चर्चिल, यू हैव नो, आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल कौन है, ठीक है। तो उनका ये स्पीच है on June 4, 1940 is considered a high-power speech that strengthened the determination of those present in the House of Commons, ठीक है। तो इसके बाद में जो स्पीच आएगा वो विंस्टन चर्चिल ने दिया था, ठीक है। तो स्पीच हम लोग एक बार देख लेंगे, बाकी ये तो फैक्चुअल डाटा है, हमको ये नहीं जानना है कब दिया गया था, कब नहीं दिया गया था, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ओके।
In this speech he said, speech में उन्होंने ये बोला, even though large tract of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि यूरोप एंड मेनी ओल्ड फेमस स्टेट और बहुत सारे फेमस स्टेट जो है वो गेस्टापो के हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, बट हम लोग फेल नहीं होंगे, हम लोग इस नाजी रूल के सामने हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग फेल नहीं होंगे, ठीक है. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the year. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the ground. Okay, मैं पहले बता दूँ, इसका मतलब ये है कि होता है ना कि हम बारिश में भी हम लोग फाइट करेंगे, ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने दिल से बोलते कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए वी विल फाइट, ठीक है. तो वही उन्होंने बोला कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, मे इट बी फायर, मे इट बी वाटर, मे इट बी कोल्ड, वी विल फाइट, ठीक है. ठीक, वी शैल फाइट ऑन लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स एंड स्ट्रीट, वी शैल फाइट इन द हिल्स, ठीक है. इन 1950 विलियम फॉकनर, ये जो है ये एक फेमस राइटर है, ऑथर है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा एक ऑथर है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है. विद अ नोबेल प्राइज फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अमेरिकन नोबेल. दिस वाज द टाइम व्हेन द सोवियत यूनियन हैड फाउंड द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. और कब उनको मिला था, जब सोवियत यूनियन ये फाइंड किए थे कि कैसे एटॉमिक बॉम्ब को यूज कर सकते हैं, वही टाइम कंटेम्पोररी टाइम में उनको भी एक नोबेल मिला था, ठीक है. एंड पीपल हैड बिगन टू लिव इन फियर ऑफ एनिहिलेशन. और फिर जब एक बात बताओ, यूएस जब उस टाइम में इतना मतलब मेन पावर हुआ करता था, ओके, एक डोमिनेंट पावर, तो उनको जब फिर एटम बॉम्ब जो है वो मिल गया कि अच्छा कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा वर्ल्ड का जो इंसान है, जो वर्ल्ड का जो पीपल है, दे आर इन फियर कि अच्छा कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. In his Nobel Prize acceptance speech, Faulkner urged writers of various genres to think and write beyond the fear of destruction and instead write material that would lift the human spirit. तो Faulkner ने अपना नोबेल प्राइज जब वो एक्सेप्ट कर रहे थे तब उस स्पीच में उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, सोचना चाहिए फियर के बियॉन्ड, मतलब डर के बियॉन्ड, ठीक है. हमको ऐसा नहीं कि हम डरे हुए हैं इसलिए हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे कि कुछ आप देखोगे डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होता है. बाकी जो आप और कंट्री देखो जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं है, उधर क्या होता है, मीडिया को कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि दे आर राइटिंग बियॉन्ड समथिंग बियॉन्ड द गवर्नमेंट, ठीक है. तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं करना है, हम लोग अपने फियर के बियॉन्ड जाके हम लोग को लिखना है, ठीक है. एंड देन ओके, एंड दैट मटेरियल दैट वुड लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, और ऐसा चीज़ लिखना है जहाँ पे हमारे ह्यूमन स्पिरिट जो है उसको लिफ्ट अप करेंगे, ठीक है. द पावरफुल मैसेज इंक्लूड, I believe that man will not merely endure, he will prevail. He is immortal not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion, sacrifice and endurance. तो इन्होंने ये बोला कि he will prevail, एक इंसान प्रिवेल कर सकता है, क्योंकि ये नहीं कि इंसान प्रिवेल करेंगे, इंसान जिंदा रहेंगे, इंसान के काम जिंदा रहेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इमॉर्टल है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि वो उसका जो वॉइस है वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो दबने वाला नहीं है, ठीक है. बिकॉज ही हैज अ सोल, उनके अंदर सोल है, ठीक है. हैज अ स्पिरिट ऑफ कैपेबल ऑफ कंपैशन एंड सैक्रिफाइस एंड एंड्योरेंस. मोटा मोटा करके अगर हम ये देखें तो इसका मतलब ये बताया गया है कैसे एक व्यक्ति कुछ लिखने से, फियर के बियॉन्ड लिखने से, उनका जो वॉइस है, सोल है, वो और भी क्या होता है, और भी वो एक्सपीरियंस में आता है, ठीक है, और भी सभी के सामने वो आता है, खुल के आता है, ठीक. ओके, duty to write about this thing. It is his privilege to help man endure by lifting his heart, by reminding him of the courage and honor and hope and pride and compassion and pity and sacrifice which have been the glories of the poet voice. Need not merely be the record of man, it can be one of the props, the pillars to help the endure and prevail. Undoubtedly, effective speeches have a long-lasting impact of the minds of the listeners and they elevate the levels of awareness of action the speakers intended to rise or civilize. इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई एक स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो ये लिसनर्स को हेल्पफुल करता है, ठीक है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर लिसनर एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है. ये जो विलियम फॉल्कनर ने उन्होंने एक स्पीच दिया कि एक व्यक्ति को अपने डर के
बियॉन्ड जाके सब कुछ लिखना चाहिए, ताकि उनके जो ट्रू सेल्फ है, जो सही में वो है, वो निखर के आए। फिर हमारे विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला कि हम लड़ेंगे, हम किसी भी सिचुएशन में हम लड़ेंगे। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति जो सुन रहा है ना, जो लिसनर है, उनको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है इससे। ठीक है, इतना आपको बताया गया है। ओके, तो यही तक था हमारा। बाकी ये क्वेश्चन क्या है, द मेन आइडिया ऑफ पैसेज क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि मेन आइडिया ऑफ पैसेज क्या है। एंड इम्पैक्टफुल स्पीच कैन कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लिसनर्स। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर हमको एलिमिनेशन करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, देखो, ऑल लीडर्स शुड बी अकम्प्लिश्ड पब्लिक स्पीकर। इधर ये बोला गया है कि हर एक व्यक्ति जो लीड करते हैं उनको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो लीड करते हैं उनको पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, ऐसा पैसेज में कहीं भी रेफरेंस मेंशन नहीं मिला है। ठीक है, चलो, तो इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। आ स्पीच शुड साउंड प्लीजिंग टू द ईयर्स ऑफ द लिसनर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा जो स्पीच दिया जाएगा तो वो सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। सुनने में अच्छा नहीं लगना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर में जो व्यक्ति निर्माण का जो काम है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर पब्लिक स्पीकर शुड बी बोल्ड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक स्पीकर जो है वो बोल्ड होना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंटेटिव होना चाहिए। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब जो हर एक चीज़ में आर्ग्यूमेंट करे, डिबेट करे, ऐसा कहीं भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एंड इम्पैक्टफुल स्पीच कैन कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लिसनर्स। ओके, हाँ, द टोन ऑफ द सरेंडर स्पीच। सरेंडर स्पीच कहाँ पे था? सरेंडर स्पीच एकदम पहले, याद करो, एकदम पहले सरेंडर स्पीच था ना, तो उसमें क्या टोन था? व्हाट वाज द टोन ऑफ द वन हु हैव सरेंडर्ड? ठीक है, क्या टोन था? सैटायरिक। सैटायरिक मतलब एक होता है कि किसी को सटाराइज करना, मतलब किसी को आयरनी, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसा स्पीच बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? कोई चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखना। तो सरेंडर स्पीच में कहीं भी कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं बोला गया है। ठीक है, हाँ, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट क्या होता है बेटा? पॉइग्नेंट होता है कि ग्रीफ, सैड, ठीक है, अनप्लीजेंट। तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो सरेंडर किए हैं उनके अंदर ग्रीफ था। ठीक है, उनके अंदर सैडनेस था कि हमको सरेंडर करना पड़ रहा सभी को छोड़ के। तो ये हमारा सही उत्तर है, पॉइग्नेंट। ओके, चलो, इट इज़ एविडेंट दैट थ्रू ही स्पीच चर्चिल विश टू डैश हिज कंट्रीमैन। ठीक है, तो चर्चिल ने अपने स्पीच के माध्यम से अपने कंट्रीमैन को, अपने जो आसपास जो कंट्री में उनके लोग हैं जिनको वो लीड कर रहे हैं, तो उनको क्या बताना चाह रहे थे? तो इन्फॉर्म अबाउट द चैलेंजेस दैट राइज इन द वॉर टोन एरिया। उनको ये बताना चाह रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होगा या फिर करना पड़ेगा। वॉर्न अगेंस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर, नहीं, वॉर्न नहीं किया था उन्होंने। रिमाइंड हाउ देयर एंडिवर्स टू फाइट अगेंस्ट द नाजी रूल हैड फेल्ड मिजरेबली, नहीं, ये भी नहीं था। कहीं भी उनके स्पीच में कहीं नेगेटिव चीज़ नहीं था। ठीक है, तो जब भी आप स्पीच पढ़ोगे तो देखना होगा उस पर कि क्या एक्चुअली में है, नेगेटिव चीज़ नहीं था। लास्ट में क्या है? रिएश्योर दैट दे वुड कॉम्बैट फियर्सली अगेंस्ट द एनिमी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। यस, आई हैव टोल्ड यू ना कि हर एक सिचुएशन के अंदर, कहीं वो पानी हो, मतलब धूप हो, फिर बारिश हो, कोल्ड हो, कुछ भी सिचुएशन हो, दे विल फाइट। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, reassure. Which one of the following is the least likely to be used to describe Churchill? Churchill को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा चीज़ आपको, कौन सा वर्ड आपके लिए सही लगता है? रिजोल्यूट, अनडाउंटेड, कंप्लेसेंट एंड अनवेवरिंग। ठीक है, तो देखो, रिजोल्यूट, अनडाउंटेड, देखो चर्चिल को डिस्क्राइब करने के लिए ऑलरेडी उधर वर्ड है। ठीक है, तो अगर तुम पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कंप्लेसेंट मिल जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द वर्ड कंप्लेसेंट। ओके, तो इन दिस सेंटेंस, the poet's voice need not merely to be record of man. It can be one of the props, the pillars to help him endure and prevail. Faulkner has used to convey the power of poet's writing. ठीक है, तो इधर क्या है, देखो, पोएट्स वॉइस के साथ द रिकॉर्ड ऑफ मैन को डायरेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पिलर्स को डिस्क्राइब किया गया है, पिलर प्रॉप को डिस्क्राइब किया गया है जो वॉइस के साथ। तो जब हम डायरेक्ट डिस्क्राइब करते हैं, आपको पता ही होगा कि सिमिली क्या होता है। सिमिली में हम डिस्क्राइब करते हैं बट वी यूज़ एज एंड लाइक। ठीक है, बट मेटाफोर और सिमिली काइंड ऑफ सेम है, पर मेटाफोर में हम लोग एज और लाइक को यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ डायरेक्ट कंपेरिजन। ओके, चलो, तो व्हाट विल बी द आंसर? आ मेटाफोर। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंथी पैसेज होगा, ठीक है, बट इजी है, स्टिल इजी। ओके ओके, एज अ 6-year-old चाइल्ड बेकर, सरू स्लिप्ड ऑफ इन अ स्टेशनरी ट्रेन इन कंदवा, मध्य प्रदेश। ओके,
फैक्चुअल डेटा हम आपको नहीं समझाएंगे। देखो फैक्चुअल, ये तो आप इतना ही इंग्लिश तो आप जानते हो कि आपको ये पता है कि ये ऐसा 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 6 साल का जो ओल्ड बेगर है, बच्चा है, वो सो गया था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। However, when he wake up, he found himself in an empty compartment of a train thundering towards Kolkata, where he spent a couple of weeks in a state of panic and hopelessness. तो जब वो सो गए थे तब उन्होंने ये देखा, सो के उठने के बाद उसने ये देखा कि जो ट्रेन है that was going to कोलकाता तक जा रहा है, और फिर कपल ऑफ वीक्स इन अ स्टेट ऑफ पैनिक एंड होपलेसनेस, और फिर एक हफ्ते तक वो एकदम पैनिक में थे, होपलेसनेस में थे, ठीक है। फाइनली ही एंडेड अप इन अ लोकल गवर्नमेंट एडॉप्शन सेंटर फ्रॉम वेयर ही वाज एडॉप्टेड बाय एन ऑस्ट्रेलियन कपल। फिर बाद में जाके उसको एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसको एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। फिर 25 years later, Saro felt the urge to trace his biological mother and see in what state she lived. तो 25 years बाद, 25 साल बाद सरो के दिल में ये आया कि मुझे अपनी माँ को ढूंढना है, ठीक है, कि कहाँ वो रहते हैं, कहाँ वो नहीं रहते हैं। फिर relentlessly he used Google's satellite feature to map the parts of the country that would have possibly been his own hometown, ठीक है। फिर वो सोचने लगे, गूगल मैप के सैटेलाइट के थ्रू देखने लगे कि कहाँ पे उनका असली घर हो सकता है, उसका असली घर हो सकता है, ठीक है। The search was a long and arduous one. Nevertheless, the perseverance did pay. One eventful day, he met his mother. Thereafter, he continued to keep in touch with her. Okay, technology can unite people with their loved ones. It can also make them distant. तो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि सरो जो है उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, ठीक है, टू फाइंड हिज मदर। तो ये बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जैसा एक दूसरे को पास लाता है, वैसे ही एक दूसरे को दूर भी करता है, ठीक है, डिस्टेंट भी करते, पर कैसे, हाउ। द अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, एप्स available to toddlers, teenagers and adults might have revolutionized their lives for the better, but these very apps have snatched away the joys of long nature works. They have encroached upon the time and space that people earlier used for physical interaction. They have drilled deep charms for loneliness in the lives of countless number of people. तो इसमें ये बोला गया है कि भले ही एक टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों को साथ में लाते हैं, ठीक है, दो डिस्टेंट लोगों को साथ में लाते हैं, फिर प्यार भी मतलब बढ़ता है बीच में, बट कुछ एप्लीकेशन होता है जो टोडलर्स, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, फिर बच्चे होते हैं टोडलर्स, और फिर उन लोगों के जो ऐप बनाया जाता है वो क्या करते हैं, उन लोगों के अंदर एक हैबिट हो जाता है, उन लोगों को मतलब टोडलर्स लोगों को अच्छे से कोई चीज़ सिखाने के लिए जो ऐप उनको यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है, वो उनको कहीं ना कहीं एकदम एक घर में समेट के मतलब सीमित रखते हैं, है ना। वो बाहर जाना भूल जाते हैं, लॉन्ग नेचर वर्क करना भूल जाते हैं, ये सब वो भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते हैं, करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि फ़ोन मिल जाता है, तो फ़ोन किसी को मिल जाता है तो तुम क्या चाहोगे कि हम थोड़ा सा बाहर घूम के आए, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। Okay, simple pleasures of life include visiting friends and relatives, playing matches in open spaces, interacting with people in the markets, public libraries and clubs. However, with the escalating rage of using apps like those for social media, playing virtual games and home delivery signs, these joyous moments are fading into oblivion, and the pall of loneliness is getting heavier day by day. इसका मतलब ये बोला गया है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर जो एक लाइवलीनेस है, जॉय है, हैप्पी है, वो दिन ब दिन वो घटते जा रहे हैं, ओके, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐप को यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा घर में बैठे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, और प्लेइंग कंप्यूटर गेम, तो आप बाहर जाने का मन नहीं करेंगे, तो द डिस्टेंस ऑफ नेचर एंड बिटवीन यू इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, वो कट ऑफ हो जा रहा है आपके और नेचर के बीच में जो कनेक्शन है। Where are we heading to? Are we going to allow ourselves to be swamped by apps? Are we going to allow social media to engulf us in a deluge of loneliness and isolation? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Where are we heading to? Are we going to allow ourselves? क्या हम लोग अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि हम लोग ऐप के जो मतलब होता है ना दलदल, हम लोग बोलते हैं कि घुसते जाते हैं, तो वैसे कि क्या एकदम हम घुस गए हैं ऐप के अंदर, ठीक है। Are we going to drive ourselves to situation that will ultimately demand mental and physical therapies to regain normalcy? ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि ओके, आई गोइंग टू ड्राइव आवर सिचुएशन दैट विल अल्टीमेटली डिमांड, हम लोग ऐसे सिचुएशन में खुद को ले जा रहे हैं जहाँ पे मेंटल और फिजिकल ट्रीटमेंट हम लोग को ज़रूरत होगा बाद में जाके, है ना, कि इतना ज़्यादा हम ऐप में घुसे रह रहे हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, वी विल नीड मेंटल डॉक्टर, वी विल नीड फिजिकल डॉक्टर ऑल्सो, ठीक है।
Do we not know that physical interaction is an essential for mental health as water and food and water is for physical health? तो इस पे ये बोला गया है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि फिजिकल इंटरेक्शन की, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, बाहर जाना, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरत नहीं है? क्या आपको ये लगता है? ये पूछा गया। Earlier social isolation was mostly experienced by some of the elderly people who were devoid of an occupation and bereft of company of their loved ones. पहले के ज़माने में आइसोलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ओल्ड पीपल जो है वो महसूस करते थे, वो ये सब कुछ देखते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं रहता था, क्योंकि दे वर रिटायर्ड, राइट, वो लोग रिटायर्ड करते थे। एंड देन फिर उनके पास जो लव्ड वंस है फिर वो भी कहीं ना कहीं दूर रहते थे, तो फिर वही लोग आइसोलेशन में रहते थे। पर अभी के ज़माने में, अनफॉर्चुनेटली टुडे, अभी के ज़माने में एन अनहेल्दी सॉलिट्यूड प्रिवेल्स अमॉन्ग न्यूमरस चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स टू। ये सब कुछ हमारे टीनेजर्स और एडल्ट्स के बीच में भी देखा जा रहा है, ठीक है। Subsequently, there is an alarming increase in the demand for mental health therapy practitioners। और अभी के ज़माने में मतलब अचानक से मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट जो है उस जॉब का इतना डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अगर हमारे बताओ, हमारे अगर मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो क्या हमको प्रैक्टिशनर्स चाहिए, मेंटल प्रैक्टिशनर्स चाहिए? क्या हमको साइकोलॉजिस्ट चाहिए? नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। बट अभी के ज़माने में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग। The necessity of engaging psychologists in schools and colleges evidently on the rise। जो साइकोलॉजिस्ट का में हम जब अपने स्कूल में थे तब हम कभी नहीं देखे कि एक स्कूल में प्रेफर्ड साइकोलॉजिस्ट है, कॉलेज में है। बट अभी अगर आप देखोगे तो स्कूल में है, कॉलेज में है, ठीक है, हर एक जगह पर रहता भी है, ठीक है। The psychologists are required to identify and address the learning and behavioral needs of students who approach them for guidance. Moreover, if required, the professionals are expected to help them in strengthening their emotional, social and academic skill। और फिर जब आप इन साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, ये लोग आपको कोशिश करते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स, फिर इमोशनल स्किल, सोशल स्किल में ज़्यादा ध्यान दो। सोशल स्किल मतलब सोशल मीडिया स्किल नहीं, सोशल स्किल मतलब होता है कि आप बाहर जाओ, सोसाइटी में देखो क्या हो रहा है, आप इंटरेक्शन करो, ठीक है। ओके, रिगार्डलेस हाउ अलार्मिंग सिचुएशन माइट बी, इट इज़ नेवर टू लेट इफ पीपल रिवर्ट टू द अर्लियर ट्रेंड ऑफ द शॉपिंग offline, going for natural walks, playing outdoor games and catching up with friends in their homes or cafes more frequently, they can keep their heads firmly well above the ocean of लोनलीनेस। मतलब हाँ, हो सकता है ये सब कुछ हो चुका है पर अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी यू कैन, आप वो चीज़ को फिर से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप मोबाइल को छोड़ के बाहर जा सकते हो घूमने, आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग ना करके आप ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी सिचुएशन जो है वो हाथ के बाहर नहीं गया है, इट इज़ इन आवर हैंड ओनली। वी हैव टू ट्राई कि हम लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है बेटा कि हमने उस दिन बताया था जिस दिन हम डायमेंशन को ये वो किया था कि अच्छा इतना सारा डायमेंशन है, यू हैव टू फॉलो दिस। डायमेंशन में ये बताया गया था कि पहला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ कोई भी पैसेज का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि व्हाट डज द लास्ट पैसेज मीन, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। या फिर ओपनिंग लाइन क्या आपको बताना चाहते हैं, ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा कि मिडिल लाइन क्या बताना चाहते हैं। मिडिल लाइन तो कुछ भी लाइन हो सकता है ना, तो मिडिल लाइन में थोड़ा सा कम फोकस करके आप पहला और लास्ट वाला लाइन जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। उसका टोन देखो कि टोन जो है वो नेगेटिव टोन है या पॉजिटिव टोन है, ठीक है। चलो, फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट सरोज डिजायर टू फाइंड हिज मदर डिड नॉट स्लैकन टिल ही सक्सीडेड, ठीक है। डिड नॉट स्लैकन मतलब लूजन, स्लैकन मतलब होता है लूजन, जब तक वो सक्सीड नहीं हुआ तब तक वो छोड़ा नहीं, ठीक है। जब तक उसने वो सक्सीड, वो जो चीज़ उन्होंने शुरू किया था वो सक्सीड नहीं मिला उसको, तब तक उसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, ठीक है। फिर इन दिस सेंटेंस दिस वेरी एप्स हैव स्नैच अवे द जॉयस ऑफ लॉन्ग नेचर वर्क्स। द ऑथर ने एप्स को कैसे दिखाया, सटायर तरीके से दिखाया, मेटाफोर तरीके से दिखाया, पर्सोनिफाइड तरीके से दिखाया और नन ऑफ द तरीके दिखाया। सैटिराइज मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, पर ऑथर ने पूरे तरीके से ऐप को क्रिटिसाइज नहीं किया है बेटा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अच्छे दिख भी दिखाया है कि टोडलर के लिए यूज़ किया जाता है और रेवोल्यूशन लाने के लिए यूज़ किया जाता है, बस ज़्यादा यूज़ करने से फिर दिक्कत होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा नहीं कि उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसको पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट,
पैसेज से एक व्यक्ति को ये सीखने को मिलता है, एक व्यक्ति को ये देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू रिड्यूस द यूज ऑफ ऐप। तो एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप ऐप का जो यूज़ है वो कम कर दो, इम्पॉसिबल है, ये दिखाया गया। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन लोनलीनेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एप्स। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक रिलेशन है किसके बीच में, लोनलीनेस, अकेलापन का और ज़्यादा ऐप यूज़ करने का, ठीक है। फिर द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एज फूड एंड वाटर इज फॉर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर ऑल सीनियर सिटीजन आर लोनली बिकॉज दे आर नॉट टेक सेवी। टेक सेवी नो, इसका मतलब ये बोला गया है कि सारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग अकेला है क्योंकि वो लोग टेक सेवी है। टेक सेवी मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे वो लोग डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए। बट नो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर, बी, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन लोनलीनेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। चलो, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट प्रेजेंटली इन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो इसको एक बार देख के ना आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ टीचर हु पास द बक, ओके, टू okay, psychologist is on the rise, special emphasis is being laid on the mental and emotional health of the student। बिल्कुल ये होगा, ये हो रहा है तभी जाके एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में क्या आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, ठीक है। अगर कॉलेज ध्यान नहीं देते सब चीज़ पे तो फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं आता कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, है ना, तो फिर नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं था, है ना। चलो, तो फिर द यूजेस ऑफ एजुकेशनल ऐप इज बिंग डिस्करेज सिग्निफिकेंटली, नहीं, ये भी नहीं है। ऑल द स्टूडेंट फील दे नीड टू बी काउंसिल बाय साइकोलॉजिस्ट, नो, ये भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट द्वारा काउंसिल कराने का कोई मन नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। चलो, इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द, देखो मैंने बोला था कि लास्ट लाइन के बारे में जरूर पूछेगा। इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द गिवन पैसेज राइटर्स टोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब। राइटर्स टोन क्या था, व्हाट वाज द टोन ऑफ राइटर, क्या था, इट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक, डिस्पेयरिंग, लॉटरी, एपोलोजेटिक, नहीं। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, कोई भी चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखना, ठीक है। तो लास्ट में अगर आप पैराग्राफ में देखोगे तो वो आपको एश्योरेंस दे रहा है, वो आपको एश्योरेंस दे रहा है। किस बात की एश्योरेंस दे रहा है, कि अगर आप अभी भी अपने आप को सही कर लेते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो इन द राइट पाथ टिल नाउ, अभी भी जा सकते हो, तो फिर आपके लिए सब कुछ सही है, तो फिर कोई गलत नहीं है, तो फिर अभी भी टाइम है, यू कैन मेकअप, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है। मेकअप मतलब ये नहीं कि जाकर पाउडर लगा लो, मेकअप मतलब कोई चीज़ फिर से आप उसको कस्टमाइज करो, तो उसको फिर से अच्छे से रखो, ठीक है। फिर ये बोलोगे कि मैम ने बोला कि मेकअप करने के लिए, नहीं, मेकअप नहीं, ठीक है। चलो, ओके, थर्ड पैसेज में क्या है, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धो। दैट्स बीन द सेफ्टी मंत्र ever since the pandemic COVID-19 began swamping the world. Undoubtedly, washing hands has proven to be the best way to keep germs at bay. Unfortunately, the medical practitioner who first promoted the importance of this simple activity was subjected to intense humiliation and ultimately declared insane. तो पहले क्या बोला गया है कि पहले कि अभी जो है कि हर अपना हाथ धो तो फिर जर्म जो है वो पास मतलब दूर रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये पहले ही कोई ना कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बता चुके हैं कि आप अपना हाथ धोगे तो आपके अंदर जो सिकनेस होने का जो वो है इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। बट उनके बात को कोई माना नहीं और फिर उनको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। उनको सभी लोग बोले कि वो पागल है, ठीक है, ये ऐसा है, किसी डॉक्टर को बोले, अब आगे देखेंगे किसको बोला है, ठीक है। इग्नाज सेमेल्विस was a Hungarian doctor in 1847 as a obstetrician. He was disturbed that post delivery almost every third woman died of an unexpected malady. Okay, post delivery मतलब बच्चे पैदा करने के बाद क्या होता है कि ऑलमोस्ट थर्ड वुमेन, ऑलमोस्ट तीसरा वुमेन जो है वो क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट रूटीन मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर वुड एग्जामाइन एंड स्टडी द कॉर्प्सेस इन द मॉर्चुरी, ओके, एंड देन कम फॉर राउंड्स टू द मैटरनिटी वार्ड्स. हियर विदाउट वॉशिंग देयर हैंड्स दे वुड एग्जामाइन एक्सपेक्टेड मदर्स. आफ्टर मेकिंग न्यूमरस हाइपोथेसिस मतलब न्यूमरस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन, ही हैज कन्विंस्ड दैट व्हेन डॉक्टर्स वॉश देयर हैंड बिफोर एग्जामिनिंग द वुमेन इन the ward, the number of deaths ड्यू टू सीरियस इन्फेक्शन डिक्लाइन. तो इसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने पहले ये बताया था कि जैसे कि जो डॉक्टर है वो पहले जहाँ पे लोग वो
जब भी लोग मरे हुए रहते हैं उनको रखा जाता है, पहले उधर से आके वो लोग मैटरनिटी वार्ड में आके चेक करते हैं मदर्स को, पर वो लोग अपने हाथ नहीं धोते। बट एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप अपने हाथ धो के आते हो तो जो डिजीज़ फैलने का जो वो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो मृत्यु है वो कम हो जाएगा, मतलब जर्म्स जो है वो अल्टीमेट बैरियर है इलनेस का, ठीक है। ओके He shared his observation with his colleagues and many others working in the field of medicine, but unfortunately he could not provide any concrete evidence to this theory. Sadly, due to the vehement criticism that he received, he went into the depression. Furthermore, Ignaz tried to prove this point so relentlessly that it led to the belief that he had lost his mind. मतलब वो ही बताना चाह रहे थे पर उनके जो कलीग थे वो नहीं मानना चाह रहे थे चीज़, ठीक है। वो बहुत बताना चाह रहे कि अरे ऐसा होता है, जर्म्स अगर आप हाथ धो के आओगे तो जर्म्स नहीं फैलते और उससे क्या होता है, मृत्यु भी हम लोग रोक सकते हैं। पर उनके बात कोई नहीं माना, किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास कि वो प्रूफ को सब्सटेंशिएट करे, कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो और फिर बाद में जाके उनको सभी लोग ये सोचने लगे कि अरे वो तो अपने दिमाग खो बैठा है, उनके पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा सोचने लगा है लोगों ने, ठीक है। In 1865, a doctor deceptively lured him into an asylum for the insane, and 2 weeks of the brutal treatment that he was meted out him by the attendants led to the ultimate death. और फिर उनको मेंटल असाइलम में भेजा गया और इतना रफली उनको ट्रीटमेंट किया गया कि उनका मृत्यु भी हो गया, ठीक है। किनका मृत्यु हो गया? जो डॉक्टर वो एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे हाथ धोने से डिजीज नहीं फैलता है, कैसे मृत्यु कम हो जाता है, ठीक है। वो About 20 years later, when the world became more receptive to the works of scientists like Louis Pasteur and Joseph Lister, awareness regarding germs that cause diseases began to spread. और फिर बाद में 20 साल बाद जाके जब लोग बहुत ज़्यादा, जो वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा करने लगे, तो इन दोनों के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के ऊपर मतलब सिर्फ इन दोनों नहीं, इनके जैसे और भी लोगों के ऊपर, ठीक है। एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस बिगैन टू स्प्रेड। और फिर ये जो अवेयरनेस है जर्म्स के लिए, डिजीज़ है, ये सब स्प्रेड होने लगा। मतलब पहले जो व्यक्ति थे उनके बात कोई नहीं माना था, पर अभी जाके सब लोग ये बात मान रहा है, ठीक है। दिस इज द टाइम व्हेन इग्नास वाज ऑनर्ड विद टाइटल्स लाइक फादर ऑफ हैंड हाइजीन एंड सेवियर ऑफ मदर्स एंड ऑनर मच टू लेट। तो इग्नियस को बाद में जाके उनको ऑनर किया गया, कैसे? फादर ऑफ हैंड हाइजीन का पिता, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और फिर बहुत सारे मदर को उन्होंने बचाया भी था, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैव अर्न्ड फेम मच आफ्टर देयर डेथ्स। ये बोला गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी है जिनको बहुत बाद में जाके उनको फेम मिला है, ठीक है, उनके डेथ के बाद फेम मिला है, पोस्थमसली उनको फेम मिला है, ठीक है। इट इज़ ट्रैजिक दैट विंसेंट वैन वॉग्स ऑ एक्सपेयरिंग वर्क एज लेवल्ड एज स्ट्रेंज एंड एमेचर बाय मोस्ट ऑफ द critics of this time. It is believed that he sold only 1 or 2 painting in his lifetime and that 2 for a meager amount. मैं समझाती हूँ, ठीक है। टुडे एवरी सिंगल पेंटिंग ऑन विंसेंट वैन वॉग पेंटिंग्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसमें ये बोला गया है, फिर से वही बोला गया है कि जो विंसेंट बोल के जो इंसान है, इनका जो वर्क है, पहले इनके वर्क को कोई उतना ज़्यादा खास मानते नहीं थे, कुछ एक ही दो बिकता था, पर अभी जाके उनका वर्क जो है, पेंटिंग जो है वो डॉलर्स में बिकता है, मिलियन ऑफ डॉलर्स में उनका वर्क बिकता है, ठीक है। Franz Kafka was a proficient writer, but when he published a few pieces of his writing, he received immense criticism. Before his death in 1924, he handed over his unpublished नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज टू हिज फ्रेंड मार्क्स ब्रॉड। इसका मतलब ये है, इधर इसमें 3-4 लोगों का नाम आपको मिलेगा, उल्लेख मिलेगा, पर वो नाम आपको पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि फ्रांज काफ्का बोल के एक व्यक्ति है जो कि बहुत प्रोफिशिएंट राइटर है, तो उन्होंने क्या किया, व्हेन ही पब्लिश्ड अ फ्यू पीस ऑफ राइटिंग, जब वो अपने कुछ राइटिंग जो पब्लिश किया, ही रिसीव्ड इमेंस क्रिटिसिज्म, उनको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए कि अरे क्या लिखे हो, क्या नहीं लिखे हो, ठीक है। बिफोर हिज डेथ इन 1924, उनके डेथ के पहले 1924 में ही उनके सारे जो चीज़ था वो उन्होंने अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है, ओके। एंड अर्ज हिम टू डिस्ट्रॉय देम, और फिर उनको बोला था कि अरे इसको डिस्ट्रॉय कर देना, कोई काम का नहीं है, लोग तो हमको क्रिटिसाइज करते तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसा बोला गया था उनके दोस्त को। हाउएवर ब्रॉड गेट द मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश्ड, और फिर ब्रॉड जो है उनके दोस्त जो है मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश कर दिया, ठीक है। टुडे फ्रांस इज एक्लेम्ड एज वन ऑफ द मेजर फिक्शन राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी, और अभी के ज़माने में फ्रांस जो है वो मेजर फिक्शन राइटर के उनके नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है।
फिर द नोवेल्स टाइटल द ट्रायल पब्लिश्ड इन 1925 एंड द कैसल पब्लिश्ड इन 1926 आर कंसिडर्ड टू ऑफ हिज मास्टरपीस। तो उनके 2 मास्टरपीस का नाम क्या है? द ट्रायल और द कैसल। ठीक है। परहैप्स इफ ह्यूमन वर मोर टॉलरेंट एंड अमेंडेबल टू चेंज इनोवेटिव कॉन्सेप्ट द थियोरीज ऑफ क्रिएशन द डिजर्विंग वुड लीव टू एक्सपीरियंस द ग्लोरी एंड ऑनर द राइटफुल डिजर्व। इसका मतलब ये बोला गया कि इंसान जो है, इंसान के अंदर जो एक चीज़ होता है, एक भावना होता है कि अच्छा जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्या करो, उनको अपलॉड दो। ठीक है। उनको क्रिटिसाइज ना करके अगर उनके प्रति वो प्यार दिखाए तो जो व्यक्ति मरने के बाद उनको ग्लोरी मिला था वो जीते जी उनको मिल जाता है ना। जैसे कि पेंटर को आपने देखा, उनको जीते जी उनको क्रिटिसाइज किया गया, इनको देखा आपने, उनको क्रिटिसाइज किया गया, डॉक्टर था उनको देखा वो भी क्रिटिसाइज हुआ है। तो ये बोला गया कि अगर वो जीते जी उनके काम को आप थोड़ा सा अपनाते, एक्सेप्ट करते, ठीक है, तो आज हो सकता है कि वो जीते जी अपने हर एक चीज़ को, ग्लोरी को वो क्या करते, फेस करते, वो डिजर्व जो ग्लोरी वो डिजर्व करते हैं वो आज वो इंजॉय कर पाते। ठीक है। चलो, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है? What is the main idea of the passage? पैसेज क्या है? पैसेज का कि numerous innovator have found recognition and appreciation of their works posthumously, कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बाद में जाके, मरने के बाद जाके उनको रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है। चलो, From the passage it is evident that Dr. Igna's theory was rejected because Dr. Igna's theory क्यों रिजेक्ट किया गया है? Why? He could not substantiate। मैंने बोला आपको, substantiate मतलब होता है कि प्रूफ करना, तो प्रूफ नहीं कर पाए तो उनका नहीं हुआ। ठीक है। फिर फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट द आर्ट क्रिटिक्स हु डैश वैन वॉक्स वर्क्स वेर डैश। ठीक है। तो क्या बोला गया है? पैसेज से ये देखा जाता है कि जो आर्ट क्रिटिक था, जो विंसेंट के काम को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो क्या थे? अपलॉडेड, पेसिमिस्टिक, सेंसर्ड एंड हाइपरक्रिटिकल, डिनाउंस्ड एंड टॉलरेंट एंड एक्लेम्ड एंड रिजिड। ये नहीं होगा, टॉलरेंट नहीं। टॉलरेंट मतलब कोई चीज़ को सहना, टॉलरेंट नहीं होगा। बाकी दोनों बचा है, आपको ये देखना है कि वो लोग क्रिटिसाइज किए थे, है ना, क्रिटिसाइज किए थे, तो ऑब्वियसली हाइपर क्रिटिकल विल बी आवर आंसर। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर दैट मैक्स ब्रॉड ने क्या किया था? मैक्स ब्रॉड कौन थे? जिनका जो राइटर, जो पेज, जो उनका पीस था वो अपने दोस्त को दिए थे कि इसको जला देना मेरे मरने के बाद, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने पब्लिश किया अपने काम को। ठीक है। तो क्या होगा? एप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड फ्रेंच वर्क्स। ओके। एंड देन द वर्ड रिलेंटलेसली इन द पैसेज कैन बी बेस्ट replaced by the word irresolutely, unabatedly, relentlessly, है ना। देखो, ईर और इधर आपके अनएबेस्टली नहीं होने वाला है। ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे पैसेज में ये वर्ड का उल्लेख है। ठीक है। वर्ड का उल्लेख डायरेक्टली नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसका मीनिंग आपको कहीं ना कहीं इस वर्ड के आसपास दिखेगा। ठीक है। ओके, नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्रिप्टो करेंसीज। ओके, क्रिप्टो करेंसीज, इसको आपको बहुत ज़्यादा चीज़ देखना है, समझना है। ठीक है, समझना है। इसके बारे में आपको पता है तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, कि हम वो आपको पढ़ाना नहीं आया है। आपको ऐसा चीज़ भी आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है, पर आपको उसको पढ़ने के बाद उसके जो जिस्ट है, समरी है, उसको आपको देखना है, समझना है। ठीक है। ओके, क्रिप्टो करेंसीज आर अ टेरिबल थिंग। क्रिप्टो करेंसीज एक टेरिबल चीज़ है। ठीक है। दे आर द एसेंस ऑफ पोंजी स्कीम हुज वैल्यू इज बेस्ड एंटायरली ऑन अ ग्रेटर फोल प्रिपेयर टू बाय इट। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है? हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें, मतलब और ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा, तो काइंड ऑफ ये फुल काइंड ऑफ डिसीजन है। ठीक है। द प्रॉमिस ऑफ एल्केमी टर्निंग लेड इन टू गोल्ड हैज़ बीविच्ड ह्यूमैनिटी थ्रू आउट द एजेस एंड क्रिप्टो करेंसीज आर जस्ट द लेटेस्ट एल्केमी। एल्केमी क्या होता है कि एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जहाँ पे गोल्ड में टर्न होता है कोई भी मेटल को, है ना। तो क्या होता है कि ये जो एल्केमी टर्निंग प्रोसेस है कि अरे तुम कुछ भी दो, उसको हम गोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे, वही चीज़ तो क्रिप्टो करेंसी में होता है कि आप इतने सा पैसा दो, आपको इतने से पैसे में आपको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो वो काइंड ऑफ अभी के ज़माने की एल्केमी है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, इफ रिच पीपल वांट टू लूज देयर मनी इन दिस वे और एनी अदर वे दे शुड बी अलाउड टू डू सो। पर मुझे तुम ये गलत मत सोचना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो रिच पीपल है, अगर वो चाहते हैं कि अपना पैसा ऐसे वेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग कर सकते हैं।
The rich should be vanguards of new thing in case something unforeseen and good falls out of them. But we need to protect those vulnerable consumer whose lives are such that almost any get rich quick scheme will be seductive and 7 out of 10 times they will lose their life earning. But हम लोगों को किनको बचाना है? उस कंज्यूमर को बचाना है जो इस परिस्थिति में वल्नरेबल है, मतलब वो कभी भी कुछ भी उन लोगों से हो सकता है। और इनमें अगर मान लो कि कोई गरीब है, कोई रिच है, रिच अपना पैसा लगाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा उसको डूबे कोई दिक्कत नहीं, पर एक गरीब इंसान है वो अपना पैसा लगाए, ठीक है, और पैसा लगाने के बाद वो ये सोचे कि हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमारे इतना ज़्यादा रिटर्न आएगा हमारे पास, इस ग्रिड से, लालच से, ठीक है, लालच हम बोलेंगे, ठीक है, ग्रिड से, तो क्या होगा फिर पैसा तो आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो तो पैसा तो नहीं आएगा, ऊपर से उसका जो 7 टाइम्स उनका अर्निंग है, पूरा लाइफ का सेविंग है, वो भी चला जाएगा, ठीक है। Cryptocurrencies are today's South Sea bubble and one of the earliest recorded financial bubbles that took place in the 1720s Britain. Bubbles in the sense कि होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे परिस्थिति होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा ज़्यादा इतना पैसा देंगे तो इतना रिटर्न में आएगा, तो उस ग्रिड से आप पैसा डाल देते हो, बट वो रिटर्न में नहीं आता, वो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत हो जाता है और फिर वो फंस जाता है, ठीक है। मीम बेस्ड करेंसीज लाइक Dogecoin and Dogelon, okay, MERS and Doge Dash remind me of the infamous plan of one company during the South Sea bubble to raise money for carrying and undertaking of great advantage, but nobody to know what it is. तो ये जो पूरा क्रिप्टो करेंसी है, इसके थ्रू हमको ये देखने को मिलता है कैसे कैसे लोग अपना जो पैसा है वो बर्बाद करते हैं, ठीक है। The cryptocurrency bubble is worse than tulip mania. द क्रिप्टो करेंसी ट्यूलिप मैनिया क्या था? ट्यूलिप मैनिया काइंड ऑफ एक मैनिया है जहाँ पे आप पैसा लगाते जाते हो फॉर इन दी अर्ज टू गेट द रिटर्न, ये अर्ज के साथ कि आपको बहुत सा रिटर्न मिलेगा, मैनिया टाइप ऑफ एक हैबिट हो जाता है आपका, ठीक है। थ्रू द वेल ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट आर लर्निंग ऑन पॉलिसी मेकर्स टू परमिट देम टू बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम रेगुलेशन। अच्छा, थ्रू द वेल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल मतलब टेक्नोलॉजी के पर्दे, टेक्नोलॉजी के आर से क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा जो लोग ध्यान देते हैं, आर लीनिंग ऑन दी पॉलिसी मेकर टू परमिट देम टू बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम रेगुलेशन। उन लोगों को ये चाहिए कि उनको रेगुलेशन से एक्सेम्प्ट किया जाए, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन ना लगाया जाए, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा प्राइवेटाइज ना किया जाए, एंड मेक मनी सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इकोनॉमी दैट इट वुड री फाइनेंशियल डिजास्टर, ठीक है। Okay, there are many reasons to avoid financial disaster, but one of them is that they ratchet up poverty and inequality. तो बहुत सारे रीज़न हैं फाइनेंशियल डिजास्टर को अवॉइड करने का, पर उनमें से एक क्या है, उनमें से एक रीज़न ये है कि वो प्रॉपर्टी को बढ़ावा देता है, ठीक है, वो इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है, रिच और पुअर में वो इनइक्वलिटी करते हैं, ठीक है। द करेंट मनी क्रेडिट सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट। अभी के जो करंट मनी क्रेडिट सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का वो सही नहीं है, बट लाइक डेमोक्रेसी इट इज़ द ओस्ट बेयरिंग ऑल द अदर्स, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द एशेस ऑफ द सिस्टम क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट आर ट्राइंग टू रिसरेक्ट, ठीक है। वही होता है कि क्रिप्टो करेंसी के जो एंथुसियास्ट है वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी के आड़ से वो अपने ऊपर जो पाबंदी है, जो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो सब हटाना चाहते हैं काइंड, ठीक है। ओके, द करेंट सिस्टम इज़ वल्नरेबल टू अटैक बिकॉज मनी इज लिटिल अंडरस्टूड, ठीक है। और अभी के सिस्टम में जो क्रिप्टो करेंसी का अभी का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा उस पर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट हैव अट्रैक्टेड अ फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फिक्शन दैट अ सेंट्रल बैंक अ गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी एंड आर बिजी डिवाइसिंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, दिस इज नॉट द केस, बट देन अगेन देयर इज सम ओवरलैप बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड एंटी वैक्सेस, ठीक है। और ये केस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बैंक से क्या करना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट से कराना चाहते हैं, बट फिर भी देयर इज सम ओवरलैप, पर फिर भी कहीं ना कहीं ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एंड एंटी वैक्सर्स, ठीक है। The time has come for someone to stand up for current fiat money system and explain that while it could be better still, it has been associated with far more growth, much more distributed, and has responded better to economic crisis than what came before. Okay, in today's money credit system, banks create money when they issue a loan and place the loans proceed into the account of their customer. तो अभी के ज़माने में बैंक जो है वो कैसे मनी प्रोड्यूस करता है, कैसे लोन दे के, ठीक है, लोन दे के उनको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे वो अपने लिए मनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इशू अ लोन एंड प्लेस लोन्स, ओके, एंड क्रिएटिंग अ डिपॉजिट, और फिर डिपॉजिट लेके भी वो अपने अंदर जो मनी इन्फ्यूज़ है वो बढ़ जाता है बैंक का, ठीक है। मनी इज इन फैक्ट a tradable debt,
The bank's deposit can be used as cash because the bank is a regulated issuer of loan and deposit taker, which gives the deposit credibility and the convertibility. Okay, the central bank only influences the creation of money indirectly by its regulatory requirement that a portion of the loans need to be funded by shareholder profit. They need to have skin in the game. Money creation then is based on thousands of separate decision loan officer and is more distributed than a centralized algorithm like Bitcoin, and its supply is determined by the private demand for loans, which means it is closely aligned to the economy. इसका मतलब ये बोला गया है, इसका लास्ट का पैराग्राफ का मतलब ये इतना है कि कैसा एक बैंक जो है वो बैंक अपने मनी को सप्लाई करते हैं, कैसे वो डिपॉजिट लेते हैं, कैसे अपने मनी को कंट्रोल करते हैं, और ये कमर्शियल बैंक के लिए बोला गया। और जो हमारे आरबीआई बैंक है वो कैसे एक मनी को रेगुलेट करते हैं, कैसे वो मनी को पूरे इकोनॉमी में रेगुलेट करते हैं, वो एक अलग तरीका है। तो इसका मतलब ये बोला गया कि दोनों जो बैंक है वो कैसे हमारी इकोनॉमी में ऐसा वेरी ग्रेट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो, Which of the following does best describe attitude of the author towards rich people? Rich people के देखो, rich people के ऊपर इनका जो व्यू है वो अलग है, जो पुअर पीपल के ऊपर जो इनका व्यू है वो अलग है। तो दो चीज़ जब अलग हो जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा? इनडिफरेंट। ओके, चलो, Which of the following is true in the context of passage? क्या पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है? ओके, द ऑथर डिफेंस द current money credit system. The author rejects the idea that central bank or government creates money and are busy devising in the self interest. No, रिजेक्ट नहीं करता है। ऑथर तो बोलता है ना कि ये जो सेंट्रल बैंक और बैंक है ये दोनों बिजी है अपने मनी को वो ग्रो करने के लिए। ये लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है ना, वो बस अपने मनी कैसे इन्फ्यूज हो, कैसे अपना मनी ग्रो करे, कैसे इकोनॉमी ग्रो करे, ये सब देखते हैं, है ना। चलो, तो द ऑथर बैक्स द प्रोटेक्शन। यस, ऑथर ने क्या बोला? ऑथर हमेशा से पुअर को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, पुअर के जो एक क्राइटेरिया है, पुअर के जो एक मेनेंस मतलब क्या होता है? हैबिट, कि कैसे वो पैसा लगाए, पैसा वापस ले। तो ये जो हैबिट है उसको बैकअप किया, प्रोटेक्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते। तो वो लोग अगर अपने अर्निंग दे दे क्रिप्टो करेंसी में तो कहाँ से वो लोग जिएंगे, क्योंकि उसका रिटर्न जो है वो पता ही नहीं कब रिटर्न होगा, कैसा रिटर्न होगा, कितना पैसा रिटर्न होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। चलो, which rhetorical device is employed in cryptocurrencies are just the latest alchemy? Okay, cryptocurrency is just the latest alchemy. So this is the kind of personification. Okay, this is the kind of personification. बाकी antithesis आपको पता है ना, आपको मेटाफोर पता है, साइनेडॉक आपको नहीं पता होगा तो मैं ये बता दूं कि अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ओके, हाँ, I have many mouths to feed। इसका मतलब ये है, आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड, मतलब मेरे पास बहुत मुंह नहीं है खिलाने के लिए। माउथ्स इन द सेंस कि मेरे परिवार में बहुत लोग हैं जिनको हमको खिलाना है, जिनके लिए हमको इनकम करना है। तो जो परिवार का लोग है उनको ना हम लोग लगा के उनके सब्स्टिट्यूट कोई एक वर्ड हम लोग इस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वाइट हाउस को यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट को रेफर करने के लिए, है ना। और फिर हम लोग यूज़ करते हैं, मानो क्राउन को हम लोग यूज़ करते हैं किंग को रेफर करने के लिए, है ना। क्राउन को रेफर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन, पर ब्रिटिश क्राउन क्या है? इज इट आइदर किंग और अ क्वीन, है ना। चलो, तो यही होता है साइनेडॉक। Which of the following does best describe the passage? कौन सा? देखो, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ। डिस्क्रिप्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटरी भी नहीं था, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं था। नैरेटिव मतलब कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ देखा है वो बोल रहे, ये भी नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन, इट इज़ दी जो हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, एक्सपोजिटरी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, चलो, व्हाट डू द क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट रिलाई ऑन? क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट जो है वो कहाँ पे रिलाई करते हैं, किस पे रिलाई करते हैं? देखो, एक बात सुनो, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये काइंड ऑफ सही नहीं है। तो अगर ऑल ऑफ द अबव होना होता तो तीनों को सही होना पड़ता है ना। तो इस पर क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मनी। ओके,
दिस इज़ द ईजीएस्ट पैसेज, ईजी है, ठीक है, कहीं भी ऐसे मतलब इधर उधर का बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में हमने देखा इधर उधर का बात है कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं, पुअर के लिए क्या रिच के लिए कहना चाहते हैं, पर इधर कोई इधर उधर का बात नहीं है, ठीक है। ओके, द फैक्ट दैट गाइया इन हर monstrous avatar decided to distribute fossil fuels very unevenly across the earth has been central to the emergence of world's current geopolitical order। तो ये जो गैया है, इन दी फैक्ट दैट गैया इन हर मॉन्स्टरस अवतार, ठीक है, तो इधर ये बोला गया है कि फॉसिल फ्यूल जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा हमारे वर्ल्ड में, तो किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, जिसको कम मिला है वो तो उससे कम है, जिसको ज़्यादा मिला है वो तो ज़्यादा है। तो ये जो है एक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल ऑर्डर क्या है, पूरा हमारे वर्ल्ड के जो जियोग्राफी है, वर्ल्ड के जितने भी स्टेट है उनके अंदर जो पॉलिटिकल काम करता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसको एस्टैब्लिश करने में, उसके इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करने में, ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में काम किया है, ठीक है। From a vitalist point of view, it could be said that the wars of 20th century were won as much by the fossilized energy of botanical matter as per particular group of humans, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि 20th century में जो वॉर है, कोई भी वॉर देख लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें ह्यूमन्स ज़्यादा फोकस फॉसिलाइज्ड फ्यूल पे किया गया। फॉसिलाइज्ड वॉर है ये, जिसके पास ज़्यादा फॉसिल है, जिसके पास ज़्यादा फॉसिल फ्यूल है, वो ज़्यादा तेज़ी से अपने इसको जीता है, वर्ल्ड को जीता है, अच्छे से उनको मौका भी मिला है, उनके पास बहुत एडवांटेज भी रहा है, ठीक है। और जिनके पास नहीं है उनके पास कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ओके, in the First World War, Germany's lack of oil put in the huge disadvantage against the Allies, okay, more or less ensuring its defeat. The shortage of oil effectively cancelled technological advantages Germany enjoyed at the start of the war. Despite having a large fleet, for instance, it was unable to use its navy effectively because its coal-burning ships needed to refuel every 11 days. Conversely, the assured supply of American oil conferred so great an advantage on Britain and France that it could be fairly stated that the war was won for the Western Allies by tankers, not for nothing, as it said for the First World War that Britain, France and the United States floated to victory on the sea of oil। इसका मतलब ये बोला गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्यों हारा था, जर्मनी को क्यों हराया गया था, कैसे वो हारा था। जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स था, ठीक है, जर्मनी के पास बस इतना कमी था, टेक्नोलॉजी का कमी था और उसके पास फॉसिल फ्यूल का कमी था। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो नेवी था, उनका जो शिप था, उस शिप को हर 11 डेज पे उसको रिफ्यूल करना पड़ता था, ठीक है, जो कि उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ऑब्वियसली फेस करना पड़ता था। इसीलिए उनका जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और सेम तरीके से अगर हम अमेरिका को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स को देखें, ब्रिटेन को देखें, तो उनके पास ये एडवांटेज था कि वो फॉसिल फ्यूल को अच्छे से यूज़ कर पाए और ये वॉर को जीत पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है ये इंसान से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट था, ठीक है। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द शॉर्टेज ऑफ ऑयल वॉज इवन मोर क्रिटिकल to the defeat of the Axis power. The German Luftwaffe was forced to rely on synthetic fuels derived from coal, and this could not provide the high octane energy and that was necessary for his high compression aero engines. It was largely due to the inferior engines in German aircraft that the Luftwaffe lost the Battle of Britain. Okay, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ था, बट जो फॉसिल फ्यूल का जो कमी था वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था और इसी वजह से जर्मन जो है वो हार गए थे, फिर ब्रिटेन से हार गए थे, ठीक है। हाई कंप्रेशन एरो इंजन, ठीक है, फिर से हार गए थे। फिर इसके बाद द शॉर्टेज ऑफ ऑयल ऑल्सो डिक्टेटेड जर्मनीज वॉर स्ट्रेटेजी। इट वॉज इन ऑर्डर टू सीज द ऑयल फील्ड्स ऑफ द कॉकेकस दैट द जर्मन आर्मी पुश्ड ईस्टवर्ड इन द सोवियत यूनियन 1942, लीडिंग टू द डिफीट एट स्टालिनग्राड फ्रॉम विच इट नेवर रिकवर्ड। जापान्स इन्वेंशन ऑफ द डच ईस्ट इंडिया वॉज सिमिलरली फोर्स्ड बाय इट्स लैक ऑफ ऑयल, ठीक है। इधर बोला गया है कि जर्मनी का जो हार था, उनका स्ट्रैटेजी था, वो काइंड ऑफ ऑयल के साथ उसका रिलेशन था कि ऑयल कैसे जाके मेंशन हो रहा है, कि ऑयल मतलब फॉसिल फ्यूल कितना ज़्यादा कोई भी वर्ड में एडवांटेज दे रहा है, सब कुछ किसी से लिंक्ड है, ठीक है। जिसको एडवांटेज दे रहा है दे आर विनिंग एंड जिसको एडवांटेज नहीं दे रहा है दे आर नॉट विनिंग, ठीक है। इन शॉर्ट, ओवर द कोर्स ऑफ 20th century, एक्सेस टू ऑयल बिकम द
center focus of global geopolitical strategy for a great power to be able to ensure or hinder the flow of oil as to have thumb on the jugglers of its adversaries. Okay, in the first part of 20th century the guarantor of the flow of oil was Britain. First part 20th century का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो फ्लो ऑफ ऑयल का जो गारंटर था वो ब्रिटेन था, ठीक है. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बैटन वॉज पास्ड अलॉन्ग विद स्ट्रिंग ऑफ ब्रिटिश नेवल बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स. द रोल ऑफ गारंटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी फ्लोज इट्स स्टिल क्रूशियल टू यूएस स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एंड टू इट्स पोजिशन एज ग्लोबल हेगेमोनी. ठीक है, टुडे एज मतलब इसमें ये बोला गया है कि ये जो ग्लोबल हेगेमोनी में ग्लोबल मतलब ग्लोबली कौन रूल करेगा ये पूरा डिपेंड करता है किसके पास ज़्यादा फॉसिल फ्यूल है, कौन इस पे एडवांटेजेस है. ठीक है, टुडे एज एलिजाबेथ डिलॉग्रे हैज पॉइंटेड आउट यूएस एनर्जी पॉलिसी बिकम इंक्रीजिंगली मिलिटराइज्ड एंड सिक्योर्ड बाय द नेवी द लार्जेस्ट ओशनिक फोर्स ऑन द प्लैनेट. तो इन्होंने ये बोला कि यूएस का जो मिलिट्री है, यूएस का जो नेवी है वो सबसे बड़ा प्लैनेट में पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा सबसे बड़ा नेवी फोर्स है. ठीक है, और क्यों? क्योंकि उनके जो पॉलिसी है, उनके जो फ्यूल है, उनके जो मिलिटराइज्ड है वो सब अच्छा है. ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ हिस्टोरियन माइकल क्लेयर द इराक वॉर ऑफ 2003 marked the transformation of the US military into a global oil protection service guarding pipelines, refineries and loading facilities in the Middle East and elsewhere. Okay. It is important to note that the strategic value of controlling flows is tangentially related to the US energy रिक्वायरमेंट्स. ओके, मतलब इसमें ये बोला गया है कहीं ना कहीं आपको ये नोट करना है कि स्ट्रैटेजिक वैल्यू जो है कि कैसे हम लोग कोई कंट्री को मतलब वो कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑयल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से वो रिलेटेड है. ठीक है, द पीरियड इन विच द अमेरिकन मिलिट्री वॉज टर्निंग इन टू अ ग्लोबल ऑयल प्रोटेक्शन सर्विस, ठीक है, वॉज वन इन विच द यूएस वॉज वेल एज इट वे टू रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंसी और इम्पोर्टेड ऑयल. और इस टाइम यूएस जो है वो जो इम्पोर्टेड ऑयल से जो डिपेंडेंसी है उनमें थोड़ा सा उन्होंने जो डिपेंडेंसी वो थोड़ा सा कम कर दी कि नहीं अभी हम इम्पोर्टेड ऑयल नहीं खरीदेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे ऑयल को. ठीक है, ओके. ऑयल एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर, इट इज़ द एबिलिटी टू डिनाई एनर्जी सप्लाईज टू ड्राइवर्स एट इज स्ट्रेटेजिकली ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस. ठीक है, और फिर क्या वो हुआ कि इम्पोर्ट ऑयल जो है, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो एलाइज है, ठीक है, हमारे जो दोस्त है, हमारे जो दुश्मन है उनको ऑयल नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको फ्यूल नहीं पहुंचाया जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने फिर से कहा कि जिनके पास ज़्यादा फ्यूल तब के ज़माने में, तब के टाइम में उनके पास ज़्यादा फोर्स, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज है ना. तो ये पूरा का पूरा डिपेंड था ये पैसेज कि कैसा फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को तब के ज़माने में हैंडल करते थे, तब के ज़माने में वो रूल करते थे. ठीक है, चलो. ओके, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज? सेंट्रल आइडिया क्या है? फॉसिल फ्यूल्स इन वॉर मेकिंग स्ट्रेटजीज, वैल्यू फॉसिल फ्यूल्स इन यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड, रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल ऑर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड. मैंने अभी भी बोला इसका उत्तर क्या होगा, रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल ऑर्डर. ठीक है, ओके. व्हाट वाज द कॉज ऑफ जर्मन्स डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जर्मन्स क्यों हार गए थे? वाई? क्या क्या कॉज हो सकता है? एक तो है जर्मन शॉर्टेज ऑफ ऑयल, बिल्कुल. फिर वीकनेस ऑफ जर्मन्स नेवी, ये भी सही है. एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, हाँ बिल्कुल था ना, इनको एडवांटेज मिला था ऑयल से, फ्यूल से. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. ठीक है, Which of the following could be inferred from Michael Clare's opinion on US military? माइकल क्लेयर ने US मिलिट्री के ऊपर क्या ओपिनियन दिया था, कि क्या बोला था कि US मिलिट्री जो है वो क्या हो गया है, कैसा वो हो गया है, वो कैसा हो गया है? द US एनर्जी पॉलिसी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मिलिटराइज. ठीक है, तो अगर आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद जब आप फिर से पैसेज में जाओगे आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ये तो मैंने अभी देखा था, ये तो अभी हमने देखा था, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है प्लीज़ जब पैसेज आप पढ़ोगे तो एक बार उसके पहले क्वेश्चन भी देख लेना. ठीक है, What does the phrase tangentially related to mean? Okay, tangentially मैंने अभी बोला, tangentially क्या होता है? Slightly, थोड़ा सा. ठीक है, तो क्या होगा? Related only slightly and peripherally. Okay, ठीक है. What makes the US strategically dominating ग्लोबल हेगेमोनी? ओके, क्या चीज़ जो है वो यूएस को
ऐसे पोजीशन में रखा है जो ग्लोबली उसको रूल कर पाए, जो वो ग्लोबली रूल कर पाए सभी को। क्या होगा? अदर ओके, कैपेसिटी ऑफ यूएस टू प्रोवाइड ऑयल प्रोटेक्शन, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंगली मिलिटराइज्ड एनर्जी पॉलिसी ऑफ द यूएस ने बी द लार्जेस्ट, नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या होगा? द रोल ऑफ यूएस एज अ गारंटर ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो, ठीक है। यूएस ने, उनके पास ज़्यादा ऑयल फ्यूल है, ज़्यादा ऑयल है, ग्लोबल एनर्जी उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है? ग्लोबल, मतलब ग्लोबली वो डोमिनेट कर रहा है, ग्लोबली वो रूल कर रहा है, ठीक है, ग्लोबली वो रूल कर रहा है। रोल ऑफ यूएस एज अ गारंटर ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लोज। ओके, दिस इज द लास्ट पैसेज, ठीक है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल पैसेज है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा भी, और ऐसा होगा कोई कोई लाइन इस पे इंटरकनेक्टेड है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको ये थोड़ा सा अच्छे समझ में आए, ईजी समझ में आए, ठीक है। चलो, द मॉडर्न एनिमल राइट्स मूवमेंट, अभी के ज़माने में जो एनिमल राइट मूवमेंट है, ठीक है, which originated in the 1970s may be understood as a reaction to dominant, ठीक है, emphasis with science and religion, principally though not exclusively Christianity, okay। तो इसमें ये बोला गया है कि अभी की जो एनिमल राइट मूवमेंट है जो 1970 में ओरिजिनेट हुआ था, मे बी अंडरस्टूड, इसको ऐसे समझ जा सकता है ऐसा रिएक्शन है किसके प्रति? रिएक्शन है साइंस एंड रिलीजन के प्रति, साइंस एंड रिलीजन के अगेंस्ट एक रिएक्शन है, बेसिकली क्रिश्चियनिटी, ठीक है। When the Jesuit Joseph Rickaby wrote in 1988 that brute beasts not having understanding and therefore not being person cannot have any right, okay, and that okay, इसका मतलब ये है कि अगर आप इंसान नहीं हो तो आपके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि if you are not being person then you will not get any rights, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना हो, तो एनिमल्स को राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। सोचो कैसा है, ठीक है। चलो, okay, and that we have no duties of charity or duties of any kind to the lower animals as neither to stocks and stones। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ड्यूटी नहीं है कि हम चैरिटी करें, हमारे पास ये भी ड्यूटी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को हम देखें, हर एक एनिमल्स को हम लोग देखें, ये कोई चैरिटी नहीं है, हम लोग ये करने नहीं आए हैं। मतलब ये काइंड ऑफ एनिमल को बहुत लो दिखा रहे हैं, ये जो पशु है इनको बहुत लो दिखा रहे हैं कि नहीं, उनके प्रति हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। Okay, he was only articulating, albeit in an extreme form, the moral insensitivity that has characterized the Western view of animal। और ये जो है व्यू है, ये वेस्टर्न व्यू है एनिमल्स के प्रति कि हम क्या करें एनिमल्स को देख के, हम लोग नहीं देखेंगे। We don't have any liability on animal, we don't have any responsibility on animal, हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। दैट इनसेंसिटिविटी मतलब सेंसिबल इंसान क्या होता है, वो हर एक व्यक्ति के प्रति सहनशीलता होता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, दे वेरी मैनकाइंड, वेरी काइंड, बट ये जो है वो काइंड बिल्कुल नहीं है जो इन लोगों की बात किया जा रहा है, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉर मेनी ईयर्स द मोस्ट डोमिनेंट वाज द अदर वर्ल्डली और वर्ल्ड डिनाइंग टेंडेंसी इन क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में एक टेंडेंसी है वर्ल्ड डिनाइंग, ठीक है। वर्ल्ड डिनाइंग मतलब सब चीज़ों वर्ल्ड में जो है एनिमल्स, इनको डिनाई करो, ठीक है। which was at its worst, denigrated the value of earthly things in comparison with things spiritual, ठीक है, ये याद रखना, denigrated the value of earthly things in comparison with the spiritual. Traditional Catholicism has divided the world into those beings that possesses reason and therefore immortal souls and those that do not, ठीक है। तो अभी के जो ट्रेडिशनल कैथोलिज्म है, तब के ज़माने में जो कैथोलिज्म थे वो डिवाइड हो गए थे वर्ल्ड को, किस पार्ट में डिवाइड किए थे? एक था कि जो व्यक्ति पोजेस रीजन एंड देयरफॉर इमॉर्टल सोल, जो व्यक्ति रीजन पोजेस करते हैं, ठीक है, रीजन पोजेस हर एक चीज़ के पीछे जो एक कारण देते हैं वो एक व्यक्ति है, और एक जो नहीं कारण देता है कि तुम क्या कर रहे हो उसके पीछे जो व्यक्ति कारण देते हैं, और एक जो नहीं कारण कोई देते हैं। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी हैज़ नॉट कॉन्शियसली बीन एट होम विद द वर्ल्ड ऑफ नॉन ह्यूमन क्रिएचर आइदर एनिमल और वेजिटेबल। तो क्रिश्चियन का जो स्पिरिचुअलिटी है कि हम लोग बहुत भगवान को मानते हैं, ये कहीं नहीं है ना, वो उनका जो स्पिरिचुअलिटी है वो इंसान के प्रति, सॉरी एनिमल के प्रति है, ना कोई वेजिटेबल के प्रति है, ना इवन गॉड के प्रति है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्लासिक अकाउंट ऑफ इटर्नल लाइफ एज फाउंड इन ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, थॉमस एक्विनस और जॉन कैल्विन मेक लिटिल और नो रेफरेंस टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। और ये जो तुम क्लासिक अकाउंट मतलब कोई चीज़ जो लिखा गया है, ठीक है, क्लासिक अकाउंट ऑफ ये तीन व्यक्ति का अगर कोई भी काम तुम देखोगे, राइटिंग तुम देखोगे, तो कहीं भी ये लोग एनिमल्स के प्रति अपना
फिकर, एनिमल्स के प्रति अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं दिखाया गया, ठीक है, नहीं दिखाया इन्होंने। एनिमल्स इट सीम्स आर मियरली ट्रांजिएंट और पेरिफेरल बींग्स इन अदरवाइज होल ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। और इनके लिए एनिमल जो है वो बहुत निम्न वर्ग का कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। और फिर उनका जो पूरा चीज़ है, उनका जो पूरा क्रिश्चियनिटी है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब एक इंसान के ऊपर है, पूरा इंसान कैसा है, इंसान कैसा नहीं है, बस इंसान ही है। उनके बुक में कहीं भी एनिमल को सेवा करो ये सब कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। The second idea common to Christianity, Judaism and Islam is that animals along with vegetables and minerals exist instrumentally in relation to human being। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स, इनके हिसाब से एनिमल्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटली मतलब वो इंसान के लिए जीते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग अपने लिए जीते हैं, वो इंसान के लिए जीते हैं, ठीक है। दे आर मेड फॉर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के लिए बनाया गया है उनको, ठीक है। इवन बिलोंग टू ह्यूमन बींग आर रिसोर्स इन क्रिएशन। दिस आइडिया प्रेडेट्स क्रिश्चियनिटी एंड इज फाउंड नोटेबली एरिस्टोटल हु आर्ग्यू दैट सिंस नेचर मेक्स नथिंग टू नो पर्पस इट मस्ट बी दैट नेचर हैज मेड देम फॉर द सेक ऑफ मैन। और एरिस्टोटल भी ये कहते हैं कि नेचर जो है इन लोगों को, एनिमल को किसके लिए बनाया गया है, किन के लिए बनाया है, ह्यूमन के लिए बनाया है। मतलब एनिमल जो है वो हमारे लिए जीते हैं, वो खुद के लिए नहीं जीते हैं, ठीक है। दिस आइडिया लार्जली अनसपोर्टेड बाय स्क्रिप्चर वाज नेवरथलेस टेकन अवे बाय एक्विनस हु कंसीव्ड ऑफ क्रिएशन एज अ रैशनल हायरार्की इन विच द इंटेलेक्चुअल इंफीरियर एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटेलेक्चुअली सुपेरियर। इसका मतलब ये बोला गया, इसका दो वर्णन किया गया, एक इंटेलेक्चुअली सुपेरियर और एक इंटेलेक्चुअली इंफीरियर। इंटेलेक्चुअल सुपेरियर किनको बोला गया है, ह्यूमन को बोला गया है, और इंटेलेक्चुअली इंफीरियर किनको बोला है, एनिमल्स को बोला गया। तो इसका मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअली इंफीरियर जो व्यक्ति है, जो लोग है, लोग नहीं बोलेंगे, एनिमल जो है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लोगों के लिए जीता है, ठीक है। Such instrumentalism, which features rationality as the key factor dividing human beings from brute beasts, has in turn buttressed the third influence, namely the notion of human superiority in creation. Human superiority need not by itself have led to the neglect of animal life. जो human को हम ज़्यादा ऊपर मानते हैं, इसके वजह से हम लोग animal की जो life है उसको हम लोग neglect कर दिए, उसको ignore कर दिए है, ठीक है। But when combined with the biblical ideas of being made in the image of God and God's preferential choice to become incarnate in human form, some senses of moral as well as theological ascendancy was indicated, okay. As a result, Christianity and to a lesser extent Judaism have been characterized historically by an overwhelming concern for humanity in creation rather than an एलेग्रेटेड कंसर्न फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ गॉड गिवन लाइफ। इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये लोग ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लोग एनिमल या फिर भगवान ह्यूमन के अलावा किसी और चीज़ को बनाए हैं तो उसके प्रति कोई इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उसके प्रति कोई लव नहीं है, केयर नहीं है, बस ये ह्यूमन सेंट्रिक है, ठीक है। इवन गॉड को भी ये लोग उतना ज़्यादा नहीं अपना लाइबिलिटी मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, ठीक है। फिर दैट्स ह्यूमन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनिमल्स एंड that they self-evidently merit moral solitude in the way that animals cannot has become religious doctrine। और इसका मतलब ये बोला गया है कि ह्यूमन हमेशा एक सुपीरियर पोजीशन में रहा है और फिर ये लोग जो है वो एनिमल को कभी भी इन डॉक्ट्रिन नहीं बना। डॉक्ट्रिन मतलब एक होता है, एक चार्ट होता है कि जहाँ पे हर एक रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, तो कहीं भी उनका एनिमल का नाम नहीं है, एनिमल का कोई भी जिक्र नहीं है। एनिमल के प्रति हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए वो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। चलो, Thus, the Catechism of the Catholic Church maintains that it is unworthy to spend money on them। और फिर चार्च ये मानता है कि एनिमल के प्रति पैसे खर्च करना बहुत अनवर्दी है, ठीक है। तो दिस इन्फ्लुएंसेस हैव इन टर्न एनेबल्ड जस्टिफाई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर वर्ल्ड, स्पेसिफिकली सब्जेक्शन ऑफ एनिमल्स टू एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। और इसी वजह से ये जो चीज़ क्रिश्चियनिटी लोग सोचे है, यही इन्फ्लुएंस किया है किसको, साइंटिस्ट को, कि वो एनिमल को ला के अपने रिसर्च करे, अपने इंस्ट्रूमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट करे। जैसे कि पिग को काटा जाता है, चूहा को काटा जाता है, फिर फ्रॉग को जूलॉजी लैब में आप देखोगे तो उसको फ्रॉग को भी काटा जाता है। ये क्या है, ये उनके प्रति क्या है, एक बताओ मुझे। क्योंकि काटा जाता है, उनको फिर स्टिच करते हैं और फिर वो मर भी जाता है दो तीन दिन बाद। तो ये जो सारी चीज़ है ये तब से आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लोग एनिमल को नहीं मानते थे, है ना। Francis Bacon pursued his scientific investigation in the belief that humanity should recover that right over nature which belongs to it by divine bequest, okay. René Descartes famously likened the movement of the swallow to the working of clock and maintained that
देयर इज नो प्रेजुडाइज टू विच वी आर मोर अकस्टम फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ईयर्स देन द बिलीव दैट डम्ब एनिमल्स थिंक। और फिर उन्होंने यही बोला है कि हम लोग अकस्टम्ड है एनिमल को गलत सोचने के लिए, एनिमल्स डम्ब है ये हम सोचते हैं। और ये जो अकस्टम्ड मतलब हम लोग ये चले आ रहे हैं हमारे साथ, हम लोग ये सोचते हैं, एनिमल्स को हम लोग डम्ब सोचते हैं, ठीक है। वो काइंड ऑफ इधर ये बोला गया कि ह्यूमन को ऊपर रखा गया, एनिमल को नीचे रखा गया, ह्यूमन है सुपीरियर टू एनिमल बीइंग, ठीक है। पूरा जो इसका जो मैटर है वो यही है। ओके, जिसुइट रोजम रिकबी आर्टिकुलेशन ऑफ एनिमल्स में बी टर्म्ड एज इकोसेंट्रिक व्यू। इकोसेंट्रिक मतलब एनिमल्स कैसे नेचर में जीते हैं, नहीं ये नहीं है, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज ऑफ एनिमल, हाँ ये हो सकता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब एनिमल्स के ऊपर सब लोग हैं, ह्यूमन्स एंड गॉड्स, ह्यूमन इज बेटर, गॉड्स आर बेटर देन एनिमल, दे आर सुपीरियर देन एनिमल, ठीक है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ एनिमल। According to the author, how did Christianity contribute to insensitivity of the West towards animal? कैसे, क्या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, क्या उनको ये लगता है कि डिनिग्रेटेड द वैल्यू ऑफ अर्थली थिंग्स इन कंपैरिजन विद स्पिरिचुअल थिंग। ये लाइन पूरा का पूरा उधर लिखा गया है, पूरा सेम लाइन उठा के दिया गया है। ऐसा आपको नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है, सीधा सीधा लाइन आपको उठा के दिया गया है, ठीक है। Which of the following is closest to the meaning of the word instrumentalism as used in the passage? अच्छा, आइडियलिज्म देखो नहीं होता। आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, किसी के आइडल को फॉलो करना, ठीक है। एंड देन एगलिटेरियनिज्म नहीं होगा, ठीक है। और सीधा सीधा प्रैग्मेटिज्म इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। और नन ऑफ द अबव, ये जो है ये बहुत कम आप पैसेज में इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इंक्लूड नहीं होता है, इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर प्रैग्मेटिज्म विल बी द राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा ना, सिर्फ नॉट आपने नहीं देखा, तो फिर आपका गया मार्क्स, ठीक है, ऐसा होगा। तो फिर क्या उत्तर होगा? वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड साइंस आर बोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। नहीं, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ये ट्रू नहीं है कि वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड साइंस आर बोथ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, नहीं, ये नहीं है। फिर इसके बाद इट में भी इन्फर फ्रॉम रेने डिकार्ड्स। रेने डिकार्ड्स ने क्या बोला है? व्हाट द रेने डिकार्ड्स टोल्ड, उन्होंने यही बोला है कि एनिमल्स जो है वो मैकेनिकली काम करते हैं, वो डम्ब है। डम्ब मतलब क्या, वो बताना चाह रहे कि जैसे उनको बताया जाएगा वो ऐसा काम करेगा, खुद से कुछ नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। वो ये तो फिर सही है। एंड देन इट इज इरेशनल टू एज्यूम दैट एनिमल्स हैव अवेयरनेस। तो इरेशनल मतलब एक होता है, रैशनल मतलब तर्क से कोई बात करना, और इरेशनल मतलब बेतुका बात, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया गया कि ऐसे बताना कि एनिमल्स के अंदर कोई अवेयरनेस है, ये गलत है, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं है, इनके साथ तो नहीं है ना, तो हमारे दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यही ख़त्म होता है। इतना लेक्चर था, 6 पैसेज था, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, डजेंट मैटर, पर आपने ये सीखा, कुछ सीखा इससे, कैसे हम लोग हर एक लाइन को अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे अपने दिमाग में। ऐसा नहीं कि मैम जैसे डिस्क्राइब कर रही कि अच्छा एक एक लाइन को उठा के, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने जब पैसेज पढ़ोगे तो उसको पर लाइन नहीं, उसको जिस्ट बनाओ, अपने पूरा पढ़ो और अपने दिमाग में स्कैन करो और उसको जिस्ट बनाओ, ठीक है। तब जाके आपका पैसेज जो है 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा। चलो बेटा, तो अभी हमारा क्लास जो है अभी ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से नया कोई प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।